नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट। तीसरा मॉक टेस्ट होगा ये UPSSC मुख्य सेविका के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो औपचारिक नियंत्रण के साधन जो होते हैं, कानून, कारावास, राज्य और अदालत, ये सारे ही होते हैं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है? कौन कौन लोग समाज में परिवर्तन लाते हैं? तो इसमें जैविक घटक भी शामिल है, तकनीकी घटक, भौगोलिक घटक भी शामिल है, ऐतिहासिक घटक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक घटक, भौगोलिक घटक, सामाजिक व सांस्कृतिक और तकनीकी घटक, ये घटक जो होते हैं परिवर्तन लाने वाले होते हैं। इसमें ऐतिहासिक घटक जो होता है परिवर्तन लाने वाला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? खोज, संकुचन, आविष्कार, आंतरिक विभेदीकरण। इसमें राइट आंसर हो जाएगा संकुचन। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? देखिए, सबसे पहले घरेलू हिंसा अधिनियम आपको पता होना चाहिए कब आया था। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था। 2005, ठीक है, सन 2005 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि घरेलू हिंसा तलाक के बाद भी जारी रह सकती है। घरेलू हिंसा केवल पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत जो होते हैं बहन और माँ जैसे रिश्ते भी शामिल होते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो ये भी घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा अधिनियम आपको याद रखना 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष ना होकर तनाव की दिशा से संबंधित होता है। ये किसके द्वारा दी गई है परिभाषा? ये परिभाषा दी गई GS धुरे के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? सापेक्ष गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया? कब तक जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2070 तक। इससे पहले भारत का लक्ष्य 2045 तक था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी? ऋणात्मक वृद्धि दर कब देखने को मिली थी? ये मिली थी 1911 से 21 के दशक में। इसमें -0.31% जो है वृद्धि दर देखने को मिली थी, मतलब ऋणात्मक वृद्धि दर हुई थी। इस दशक में अकाल और महामारियों का प्रभाव अधिक था, जिससे मृत्यु दर अधिक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? इसका अध्ययन और अध्यापन से इसका संबंध नहीं है। बाकी सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना, परोसना, घर की साफ सफाई करना, ये सारे संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? हिंदू धर्म में जो होते हैं 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि सारे होते हैं, जिसमें विवाह जो है वो 15वें स्थान पे आता है। और अंत्येष्टि जो है अंतिम संस्कार है, यानी 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक प्रकृति है। हिंदू विवाह अधिनियम भी आपको याद रखना है, कब आया था? 1955 में आया था। 1955 में आया था हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा
जिसमें स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया गया है। अब स्त्रियां जो है पुरुषों की दास नहीं रहीं। विवाह जन्मजात का बंधन नहीं रहा है। पहले जन्मजात विवाह हो जाता था, अब जो है हिंदू विवाह की प्रकृति जो है सामाजिक हो गई है और धार्मिक भी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क ने कहा था। तो इसमें राइट आंसर सी सही हो जाएगा। एडवर्ड अलेक्जेंडर वेस्टरमार्क एक फिनिश समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है मानवीय विवाह का इतिहास, जो 1891 में आई थी। इसमें इन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रति, जिसको बोलते हैं आनंद, हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? किसने बोला था? ये कहा था के.एम. कपाड़िया ने। अगला क्वेश्चन है, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? ये किसने कहा था? तो ये कहा था बी. मोलिनोवस्की ने। इन्होंने कहा था एक विवाह ही परिवार का एकमात्र सच्चा रूप है और अतीत में रहा और भविष्य में भी रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? घरेलू हिंसा के संबंध, वर्णन के संबंध में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? तो ये कर सकती है धारा 497 के तहत। पति द्वारा किए गए दुर्व्यवहार या उत्पीड़न की शिकायत वह कर सकती है धारा 497 के तहत। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? शिशु मृत्यु से संबंधित कौन कौन से कारक हैं? जन्म के समय कम वजन। अगला हो जाएगा अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव। नेक्स्ट हो जाएगा गर्भवती माता की पोषक परक स्थिति। ये तीनों ही कारण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। जब किसी देश की जनसंख्या में मृत्यु दर में कमी होने लगती है और बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तब यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट होता है। मतलब जनसंख्या बढ़ती, इस स्थिति में जनसंख्या विस्फोट होता है। सबसे पहले भारत में जनसंख्या विस्फोट 1951 से 1981 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने से। ये योजना जो है 20 अगस्त 1995 को 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया था। इसका नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। 20 अगस्त 1995 को स्टार्ट की गई थी। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? महिला नीति बनाई गई है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? दलित नारीवाद के क्षेत्र में योगदान है शर्मिला रेगे का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? उत्पीड़न विहीन अपराध इसमें से कौन सा हो जाएगा? वेश्यावृत्ति। अर्थ लाभ के लिए स्थापित यौन संबंध वेश्यावृत्ति कहलाता है, ठीक है। ये उत्पीड़न विहीन अपराध है क्योंकि इसमें जो भी शामिल होता है, जो भी महिलाएं
शामिल होती हैं वो अपने स्वयं इच्छा से शामिल होती हैं, इसलिए ये उत्पीड़न विहीन अपराध है वेश्यावृत्ति। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है, जिस निम्न में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये की जाती है निरपेक्ष और सापेक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? भारत में निर्धनता का कारण क्या है? उसमें सारे ही कारण हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, सारे ही कारण हो जाएंगे। और भी होता है जैसे कि बेरोजगारी, उच्च निरक्षरता, ये सारे ही कारण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया था? सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था E.S. रास ने। इन्होंने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में इसका मतलब इसका उपयोग किया था, सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? औपचारिक अभिकरण है राज्य। राज्य जो होता है सामाजिक नियंत्रण का प्रभावशाली औपचारिक अभिकरण है, जिसमें कि पुलिस, न्यायालय, जेल और कानून के द्वारा वह अपने भू क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करता था उद्विकासवादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कौन सा नहीं है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा यह अवरोधक नहीं है। इससे क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? तो ये था उद्विकास का। 19वीं शताब्दी के दौरान उद्विकास का प्रभुत्व था। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ग्लोब्यूमिन जो होता है एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है जो मानव शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए इसमें होता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, फाइबर और भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ग्लोब्यूमिन होता है मानव में रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अगर कोई रोगी कार्बोलिक अम्ल का पान कर लेता है मतलब खा लेता है तो वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमुलस शब्द का अर्थ क्या है? फेमुलस शब्द का अर्थ है सेवक। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसके फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द से फेमुलस से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नौकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतर्विवाह कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है उसको अंतर्विवाह कहते हैं। अंतरजातीय विवाह जो होता है
अंतर्जातीय विवाह का अभिप्राय प्रत्येक जाति को एक दूसरे से विवाह करने की स्वतंत्रता है। अंतर्जातीय विवाह के दो रूप होते हैं, जिसमें एक अनुलोम विवाह होता है, दूसरा प्रतिलोम विवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? विस्तार अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है। परिवार का आरंभ विवाह संस्कार से होता है। इसमें युवती विवाह कर नए परिवार का आरंभ करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्राथमिक अवस्था होती है, दूसरी अवस्था विस्तृत अवस्था इसको बोलते हैं, तीसरी अवस्था संकुचित अवस्था होती है। प्राथमिक अवस्था में जो होता है पत्नी पत्नी एक साथ रहना, धन कम खर्च करना, ये सब करते हैं। विस्तृत अवस्था में इसमें शिशु का आगमन होता है, पालन पोषण की व्यवस्था होती है, प्राथमिक शिक्षा उसकी होती है, माध्यमिक शिक्षा होती है, धन की अधिकता इसमें चाहिए होती है। अगला है संकुचित अवस्था, जिसमें कि सेवानिवृत्ति हो जाती है, आर्थिक पुनर्नियोजन का काल होता है, धन ऊर्जा की कमी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है? ये कथन है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। तो ये कथन किसका? ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संयुक्त परिवार में क्या होता है, अधिक सदस्य होने के कारण गोपनीय स्थान की कमी पाई जाती है, जिसमें कि दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। विवाह अधिनियम वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। तो ये रखी गई थी 1955 में। विवाह अधिनियम वर्ष 1955 के द्वारा विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र कितनी 21 वर्ष रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? एकाकी परिवार का क्या लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। सामाजिक सुरक्षा, ये एकाकी परिवार का लाभ नहीं है। एकाकी परिवार वह होता है जिसमें पति पत्नी उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस प्रकार एकाकी परिवार के कई लाभ भी हैं, जैसे कुछ जीवन स्तर हो जाता है, व्यक्तिगत विकास का अवसर होता है, आत्मनिर्भरता होती है, महिलाओं की बेहतर स्थिति होती है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा इसमें एकाकी परिवार में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। मतलब अगर इसकी कमी हो गई तो आपके शरीर में खून बहने लगता है, जिस विटामिन के होता है वो। इसका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है, जो जल के द्वारा होता है, वो आपको बताना है यहाँ पर। जो जल के द्वारा हैजा फैलता है, हैजा एक संक्रामक रोग है, ये रोग मक्खियों द्वारा फैलता है, जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये एक जल जनित रोग होता है, किसी पीड़ित व्यक्ति के मल मूत्र और उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। ये हैजा से अगर बचाव करना है तो आसपास की नाली और जलयुक्त गंदे स्थानों को ब्लीचिंग पाउडर से डालकर संक्रमण मुक्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, छोटी माता ने अपना स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? इसके टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने 1796 में इसके टीके का निर्माण किया था, आविष्कार किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु विखंडन का आविष्कार किया था। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए होने का कारण विषाणु यानी वायरस है। डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है?
ये सुना जाता है 8 से 10 सप्ताह पर। डॉपलर एक प्रकार का मॉनिटर यानी अल्ट्रासाउंड डिवाइस होता है जो गर्भस्थ शिशु की हृदय गति को गिनने के लिए प्रसव पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की सामान्य गर्भावधि कितनी होती है? सामान्य गर्भावधि होती 280 दिन होती है। गर्भकाल 280 दिन होता है। एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वे प्रसव के दूसरे चरण में है? ये पता चलता है गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती हैं, वह क्या कहलाती है? उसको कहते हैं वासा प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? योनि क्षरण का लक्षण क्या नहीं है? योनि की दीवारों पर का पतला होना, ये योनि क्षरण का लक्षण नहीं है। बाकी योनि कैनाल की लंबाई, योनि स्नेह की कमी, मूत्र असंशय, ये सारे कारण हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान अधिक उल्टी, मतली, वजन घटाने के कारण ये सब कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है? टीकाकरण जो होता है त्वचा में लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है? इसकी प्रथम अवस्था है ओरल अवस्था। ओरल अवस्था जन्म से 8 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व पूर्णतया 1D से प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह कौन से थे? उनका नाम बताना है। जीन पियाजे थे। इन्होंने संज्ञात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, बाकी सारे हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 6 वर्ष के बीच में। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था की तुलना में अधिक धीमा होता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? पूरे सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं संपूर्ण स्कूल। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।